नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम आगे बढ़ने से पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो है बालाघाट का, जहां स्ट्रांग रूम को खोला गया, जहां बैलेट पेपर निकाले गए, जिन्हें छांटा गया, अलग अलग किया गया। जरा गौर से इस वीडियो को देखिए आप। कुछ भी थोड़ी इसी में तो सन लगाई बना वीडियो बनाओ और बुला पत्रकारों को। कलेक्टर साहब से बात करता हूँ। कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं फोन पे कोई सूचना होती है क्या? इतना गंभीर मामले को आप ऐसा कीजिए, हम लोग भी कल ट्रेनिंग लेके आए भोपाल से। हमारे कोई मामले में कुछ निर्वाचन के नियम कानून लिखित आपको हमको सूचना देना था, उसके बाद आपको पेटी खोलना था। बताइए आपका परिचय क्या है सर? बताइए। और लिखित में हमारे को दिए हो क्या आपने? नहीं, फोन से बुलवा अनुभव मुनियारे जी के किसी को? दोनों पक्ष को हम फोन से बुलवा लेते हैं, इसके बाद ही खोलते नहीं, गलत है सर। और ये तो 2 तारीख को खोलना था। क्या जब चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि 3 दिसंबर को निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतगणना होगी, तो ये कौन अधिकारी हैं जो स्ट्रांग रूम को खोल रहे हैं, जो बैलेट पेपर है उनको छांट रहे हैं, अलग अलग पैकेट में डाल रहे हैं? और इस पर अब केवल मध्य प्रदेश नहीं, देश भर में बवाल हो चुका है, क्योंकि जिस तरह अधिकारियों ने ये मनमाने तरीके से इसको खोला है, यद्यपि एक अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, तहसीलदार स्तर के अधिकारी को सस्पेंड किया है। यदि ये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश अनुपम राजन जी ने ये स्वीकार कर लिया है कि गलती हुई है, तो फिर गलती जिला कलेक्टर की मानी जाती है, ना कि एक तहसीलदार स्तर के अधिकारी की। और यदि वे मानते हैं कि वो प्रक्रिया सही है, तो फिर तहसीलदार को सस्पेंड क्यों किया है? ये ऐसे सवाल खड़े हो गए कि क्या वास्तव में मध्य प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव हुआ है? हो गया तो क्या निष्पक्ष मतगणना हो पाएगी? इन मुद्दों पर बात करने के लिए हम आए हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी के पास। अरुण दीक्षित जी, आपका स्वागत है। अरुण जी, आपने देखा जिस तरह बालाघाट में हुआ है, इसे अपन सामान्य घटना मान सकते हैं क्या? नहीं, ये तो बड़ा हास्यास्पद है, क्योंकि मैंने प्रदेश के सबसे प्रमुख अखबार में वहाँ के कलेक्टर का बयान पढ़ा है, जो कहते हैं कि रोज स्ट्रांग रूम खोला जाता था और रोज उस तरह करते थे, सबको बुला लेते थे। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता कोई कि आप रोज स्ट्रांग रूम खोल रहे हैं। जब 17 नवंबर को चुनाव हो गया, पोस्टल बैलेट आ गए, सब हो गए, 10 दिन बाद आप कैसे कर रहे हैं ये? और उसके बाद आप ये भी कह रहे हैं कि सामान्य प्रक्रिया सबको बुला लिया। क्यों कर रहे हैं कर्मचारी, क्यों छांट रहे हैं भाई? क्या जरूरत पड़ी उन्हें छांटने की? ऐसी क्या बात आ गई थी जो स्ट्रांग रूम खोल के आप डाक मतपत्रों को छांट रहे हैं, उनके अलग अलग बंडल बना रहे हैं? इसकी सफाई कलेक्टर ने नहीं दी है। इसका मतलब यह है रविंद्र जी, जो पहले दिन से हम सबने देखा है और विपक्षी दल आरोप लगाते रहे हैं। आप देखिए, कमोबेश हर जिले में इस तरह की चीजें हुई हैं, खासतौर पर जहां जहां प्रमोटी कलेक्टर्स हैं, चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे वो दमोह हो, चाहे वो और जिले हों, सब जगहों पर इसी तरह की शिकायतें आई कि कलेक्टरों ने मनमानी की है। वही जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। अब चुनाव आयोग अगर नहीं इन पर सब पर ध्यान देता है, तो इसके बाद क्या कह सकते हैं आप? क्योंकि देखिए, देश में जो सवाल ये है कि कलेक्टर साहब यदि ये कह रहे हैं कि ये सामान्य प्रक्रिया हम रोज करते हैं, तो वहाँ का जो पीठासीन अधिकारी है उसको निलंबित क्यों किया है? जब सामान्य प्रक्रिया है और आप करते हो, तो फिर निलंबन क्यों? रविंद्र जी, मेरा सवाल ये, सामान्य प्रक्रिया कैसे हो सकती है कि जब एक बार वोट पड़ गए, इकट्ठे होकर रख गए, फिर आप रोज उनको क्यों गिनते हो, क्यों खोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या रीजन है भाई? काउंटिंग से पहले रोज उनको अरुण जी ताश खेल रहे हो उनसे? अरुण जी, इसको कितना गंभीर माना जा सकता है? खासकर ये जो चुनाव, ये खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग है, वो एक बहुत बड़ी। मैं रविंद्र जी, इसीलिए मैंने केंद्रीय चुनाव आयोग को केंचुआ की संज्ञा दी है। आंखें बंद करके बैठा है, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो केंद्र में हो। केंद्र में चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने जब यहाँ चिट्ठी भेजी थी चुनाव प्रक्रिया के लिए, तब उन्होंने जिस अधिकारी को चिट्ठी भेजी थी उसमें लिखा था कि जो एक्सटेंशन पर हैं या जो रीएम्प्लॉयमेंट पे, उन्हें काम पे नहीं लगाया जाएगा चुनाव के। और जिस अधिकारी को चिट्ठी लिखी, वो मुख्य सचिव खुद एक्सटेंशन पे था। जब वो भोपाल आए, उनसे सवाल पूछा गया तो वो मुंह बंद करके उठ के चले गए। अब आज की तारीख में देखिए, अगर प्रधानमंत्री राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहते हैं, धर्म की बात करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, फांसी लगाने की बात करते हैं, तब कहीं कुछ नहीं, और एक शब्द पनौती और जेब कतरा उसको लेकर के चुनाव आयोग नोटिस देता है। इसका मतलब है चुनाव आयोग पूरी तरह से, जैसे अभी तक ईडी, सीबीआई और सब जो है बीजेपी की विंग बने थे, उसी तरह अब चुनाव आयोग पूरे देश में जो मध्य प्रदेश में हुआ और जिस तरह की गतिविधियां केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, क्योंकि रोज
शिकायतें आई, डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी जाके शिकायत की, तमाम शिकायतें हुई, कहीं किसी को नहीं। पहली बार जब खुलेआम कैमरे पे पकड़े गए तब सस्पेंड तो कर दिया तहसीलदार को, लेकिन सफाई देने वाला वो कलेक्टर जो कहता है हम रोज करते हैं, उसको क्यों नहीं सस्पेंड किया? भाई रोज क्यों करते हो? है कि आज कांग्रेस ने कांग्रेस के जो मीडिया अध्यक्ष है के मिश्रा, उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया है और लंबा ट्वीट किया है। उन्होंने सीधा सीधा इसका पूरा दोष रख दिया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो मध्य प्रदेश के अनुपम राजन जी हैं उनके ऊपर रखा है। और उनका कहना है कि हमने लगभग 300 प्रमाणिक शिकायतें की, एक पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं आप मिले हुए। सीधा सीधा आरोप आज उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पर भी लगाया है। देखिए रविंद्र जी, किसी भी दल के आरोपों पर मैं कोई बात नहीं करूंगा, ना हमारा ये क्षेत्र है, लेकिन पत्रकार के तौर पर जो चीजें हम देख रहे हैं, रोज जो शिकायतें हो रही थी, जो हम लोगों ने देखा, ये सच है कि उन पर किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं है। आप जाते हैं, नेतागण शिकायत करते हैं, हम मुस्कुराते हुए लेके शिकायत रख लेते हैं। किसी भी जिले में आप याद करिए, कई जगह के वीडियो आए, आपने भी दिखाए हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव अधिकारी मध्य प्रदेश के जो हैं, वो ठीक उसी शैली पे काम कर रहे हैं जिस पर देश का मुख्य चुनाव आयुक्त काम कर रहा है। क्योंकि जब वो सुनने को तैयार नहीं तो इनकी क्या हैसियत है जो सुन लेंगे? केंद्रीय स्तर पर जब सीधा सवाल पूछा गया था कि आपकी चिट्ठी है और आप तो उठ के चले गए, तो ये इनका बिल्कुल कांग्रेस जो कह रही है उसमें एकदम सच्चाई है कि किसी भी स्तर पर चुनाव आयोग ने निष्पक्षता तो दूर, समान व्यवहार करने की भी बात नहीं सोची है। तो अरुण जी बताइए कि ये वही आईएएस अधिकारी हैं, कल मान लीजिए सरकार यदि बदलती है मध्य प्रदेश में तो ये इस सरकार भी खास हो जाएंगे। ऐसा इनके अंदर क्या ट्रेनिंग मिलती है आईएएस को कि जो सरकारें आती हैं ये उसके पिट्ठू बन जाते हैं, चढ़ चुंबक बन जाते हैं और ये बिल्कुल पार्टी बन के काम करने लगते हैं, और सरकार बदलती है तो ये भी पाला बदल लेते हैं। रविंद्र जी, ये पहली बार हो रहा है, ये बीजेपी के शासन में ही हुआ है और नरेंद्र मोदी के शासन में। इससे पहले की जो सरकारें थी, दिग्विजय सिंह जी के समय भी कुछ लोगों पे आरोप लगते थे, आरोप लगे, लेकिन वो अधिकारी जो हैं उसके बाद उनको आप देखिए, कभी इस तरह से इतने लेवल पे कोई नहीं गया था कि कोई आके चुनाव आयोग की शिकायत, जो खुली शिकायतों को ना सुने, जो जलती हुई आग को जो है पानी मान ले, ऐसे अधिकारी नहीं थे जैसे आज हैं। आज जिस तरह के आरोप उन कलेक्टरों पे लगे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप बुंदेलखंड के कलेक्टरों को उठाइए, क्या क्या आरोप लग के आए उन पे, और उनकी पृष्ठभूमि आप मुझसे जानते हैं, ज्यादा जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब नौकरशाही, मतलब कई बार होता है आप गुड़ मत दो लेकिन गुड़ जैसी बात तो करो। आप कुछ नहीं कर सकते पर यह तो दिखाओ कि आप अधिकारी हो। आप यही साबित कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं है, आप केंचुआ के प्रतिनिधि हैं तो आप केंचुआ की तरह बैठे रहेंगे। देखिए केंचुआ तो दिल्ली बैठा है, मध्य प्रदेश में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन जी हैं, जो मध्य प्रदेश में जनसंपर्क आयुक्त रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं। उनकी कार्यशैली के बारे में आपका क्या मानना है कि क्या वाकई जिस तरह की कांग्रेस या सारे लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि हम इनको देंगे, ये अपने प्रस्ताव दिल्ली भेजेंगे, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं दिख रही? देखिए 20 साल में ब्यूरोक्रेसी में बहुत कम ऐसे अफसर बचे हैं जो एक तरफ नहीं हुए हैं। अनुपम राजन अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सरकार के दबाव में इतने हैं कि वो ये भूल गए हैं कि ये सरकारें आती जाती रहती हैं। मैं शुरू से कहता हूं कि एक आईएएस कम से कम 35 साल काम करता है, और आजकल तो जो एक्सटेंशन का दौर नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है उसमें पता ही नहीं है कि वो 70 साल 80 साल जब तक कर सकता है काम कर रहा है, कई ऐसे काम कर रहे हैं। तो उसको क्या जरूरत पड़ी है घुटने टेकने की, लेकिन लोग टेक रहे हैं, हर स्तर पर है। अब अगर मन मुताबिक काम सरकार का हो रहा है तो जो बाकी योग्य लोग बैठे हैं, आप देखिए ना मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को एक्सटेंशन क्यों दिया गया, जबकि सब आईएएस हैं, सब उसी तरह से आए हैं, उनको क्या कहोगे आप? तो ये जो है सारी चीजें जो हैं ये साबित करती हैं कि आज नौकरशाही बहुत दबाव में है, या फिर वो भी पार्टी के रूप में काम करने लगी है, पाला बदलती है और लाभ लेती है, ये साफ दिख रहा है। अरुण जी, एक खबर मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिन से अखबारों में छाई हुई है, हालांकि वो खबर पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन मैं उसको भी आपसे समझना चाहता हूं और मेरे दर्शक भी समझना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों चुनाव परिणाम आने से पहले भयभीत हैं, ये कहीं एक दूसरे के विधायक ना तोड़ लिए जाएं। ये जो तोड़ फोड़ की राजनीति मध्य प्रदेश में शुरू हुई है, इसने कहीं ना कहीं डर पैदा कर दिया है, और खबर ये छप रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाए हुए हैं।
में ये है कि अधिकारियों के दम पे हम मतगणना करा के अपने लोगों को जिता लेंगे। जहां 200, 500, 1000, 2000 की हार जीत होनी है वहां पर एक तरफा मदद मिल जाएगी अधिकारियों से, क्योंकि 230 सीटें हैं, 10-5 सीटें तो ऐसी होती हैं जहां अधिकारी मदद कर सकते हैं 150, 2000 वोट बढ़ाने में। तो ये इसे लेकर आपका क्या सोचना है कि क्या वास्तव में मध्य प्रदेश में पहले के अधिकारियों के मदद से चुनाव जीते जा सकते हैं? नंबर 2, क्या मध्य प्रदेश में आपको दिख रहा है कि चुनाव के बाद तोड़फोड़ हो सकती है? देखिए, अधिकारी बहुत कुछ कर सकते हैं और इस देश में कलेक्टर को अभी भी अंग्रेजों के जमाने के अधिकार प्राप्त हैं। अगर वास्तव में देखें तो कलेक्टर अगर अपनी पुत्र आए तो कुछ भी कर सकता है, और इसके उदाहरण मैंने अपनी 40 साल की पत्रकारिता में कई देखे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं, अगर अफसर तय कर ले, मैंने 84 के इलेक्शन में देखा था कि एक कलेक्टर ने अपने साथी एसडीएम के ऊपर हमला होते देखने के बाद हमला करने वाले 3 विधायकों को उसी वक्त रिकाउंट करके हरा दिया था, और वो पूरी जिंदगी लड़ते रहे। तो ये एक घटना है। अब जो दूसरी बात है, प्लान 1 प्लान बी। पहले बात करें विधायकों की खरीद फरोख्त की, तो हम और आप इतने लंबे समय से यहाँ जर्नलिज्म कर रहे हैं, पहली बार 2020 में ये खरीद फरोख्त। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने बीएसपी के विधायक तोड़े थे, लेकिन वो इस लेवल पर नहीं, ना उन्हें उस वक्त जरूरत थी, ना उनकी सरकार गिर रही थी, लेकिन वो आ गए, उन्होंने ले लिए। आप उसको भी ये कह सकते हैं कि तोड़फोड़ हुई, लेकिन इस बार चलती सरकार को गिरा के 28 विधायकों ने दल बदला इस बार। भाई, चलती सरकार को गिरा के पहले 16 गए, फिर 6 गए, और उसके बाद फिर 6 गए, आखिर तक जाते रहे। तो और सबसे मजे की बात यह है कि शिकायतों के बाद भी विधानसभा अध्यक्ष, मतलब सरकार छोड़िए, उन्होंने भी उनको अयोग्य घोषित नहीं किया, चुनाव के बाद किया है। इससे बड़ी हास्यास्पद बात, चुनाव के बाद नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया है, उन अध्यक्ष ने नहीं किया। अभी सचिन बिरला ने इस्तीफा दिया है। नहीं, आज खबर यह है जो विधानसभा के सूत्रों की थी कि नारायण त्रिपाठी और सचिन बिरला को अयोग्य घोषित किया गया है, क्योंकि इनके ऊपर दोनों ने पार्टी बदल ली, तो बीजेपी का एक कांग्रेस का। अब सवाल यह है कि ये प्लान ए बी की बात है, तब जब अगर विधायक आपके बिके या जो भी कहें आप, जैसा भी हुआ, उन्होंने पार्टी छोड़ी या उनकी अंतरात्मा जग गई हो, पता नहीं कितनी आत्माएं कभी इधर जगती हैं कभी उधर जगती हैं, तो उसके बाद कहां बचता है? और आप याद करिए, उसी वक्त जो हुआ था वो द्रौपदी मुर्मू के चुनाव के समय आदिवासी विधायकों की भी आत्मा जग गई थी। हालांकि कहा यह जाता है कि आत्मा के ऊपर लक्ष्मी जी आके बैठ गई थी, इसलिए वो दबी और उन्होंने जात की, धर्म की बात की और अपने समाज की बात की और उन्होंने वोट दे दिए। कांग्रेस नेतृत्व भी कुछ नहीं कर पाया था। तो पहली अब कोशिश ये है कि जो पता लगा है, जो खबरें हैं, काल्पनिक खबरें नहीं है, क्योंकि एक बार हुआ है, तो यह है कि अगर मान लीजिए आदिवासी विधायक कांग्रेस के पिछली बार भी जीते थे और ज्यादा इस बार भी जीत गए, तो वो आसान टारगेट हैं, क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश के इतिहास में ये हुआ है कि आदिवासी विधायक स्टैंड नहीं ले पाए हैं, वो झुकते रहे हैं, चाहे किसी भी दल के हों। कांग्रेस के भी गए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भी गए, बीएसपी के भी गए, जिसके आए। तो ये चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है कि ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी छोटे मोटे खेल नहीं, बड़े खेल कर सकती है। रिकाउंटिंग के नाम पे एक बार अगर कोई फैसला, आपका पूरा गणित तो ये बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एन कैन प्रकरण सरकार बनाने में सफल हो सकती है। सफल, देखिए, कोशिश है उसकी। सफलता तो अगर पब्लिक ने वोट इतना दिया है तब क्या करोगे आप। लेकिन ये मान लीजिए आप कि अगर जैसे छोटे अंतर की हार जीत होगी, तो जो परिस्थिति बालाघाट में है, जो परिस्थिति ग्वालियर में है, जो परिस्थिति तमाम जिलों में है, अगर उसे देखें और उसी तरह से रीढ़ विहीन आईएएस अफसर देखें, तो कुछ भी हो सकता है। और मुझे लगता है शायद इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व ने तो कह दिया था कि शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, उनको नाम भी घोषित नहीं किया, पर वो जिस तैयारी से इस वक्त लगे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही एक तरीका बचा है। इस पर कोशिश करते हैं पार्टी को सत्ता में लाने के लिए। या ये भी संभव है कि उन्होंने ये डील की हो कि अगर मैं मुख्यमंत्री दोबारा बनूंगा तो सरकार आ सकती है। तो कुछ भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अरुण दीक्षित जी। हमने तमाम सारे मुद्दों पर समझने की कोशिश की। सबसे बड़ा मुद्दा है बालाघाट का। जिस तरह बालाघाट मत जहाँ रखे हुए हैं स्ट्रांग रूम, वहाँ से मत निकालना, उसकी गिनती करना, छटाई करना और इसकी सूचना राजनीतिक दलों को ना देना कितना गंभीर मामला है। आपने बताया कि जिस तरह अधिकारी मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, हारे हुए को जिता सकते हैं और जीते हुए को हरा सकते हैं। अंदाज लगाइए कि मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी किस तरह काम कर रही है। और उनका ये भी कहना है कि मध्य प्रदेश में यदि हार जीत कम वोट उससे हुई सीटों से, यदि दोनों पार्टियों एकदम कांटे की टक्कर हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्लान ए, बी और सी जो बनाए हुए हैं, हो सकता है कोई बड़ा खेल मध्य प्रदेश में हो जाए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।